नमस्कार प्रणाम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हैसियत महसूस करा देने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर से मदद के लिए तैयार है। असल में रांची में शुरू हुई संघ की बैठक में तय होना है कि बीजेपी को कैसी और कितनी मदद की ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से संघ के लोगों को बीजेपी में भेजा जाना है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक शुरू हो गई है। बताया तो यही गया है कि बैठक में संघ के शताब्दी समारोह की तैयारियां और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सहित संगठन के विस्तार पर चर्चा होनी है। लेकिन ये तो हाथी के दांत है। असल बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले झटके से उबारने की रणनीति पर चर्चा होना है। वैसे आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील अम्बेकर का कहना है कि बैठक में हाल ही में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न शाखाओं से जुड़े काम पे संघ की बैठक में चर्चा होनी है। मानसून के कारण झारखंड का मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन झारखंड की राजनीति गलियारों की बात करें तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से महसूस की जा सकती है। झारखंड 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। चुनाव इसी साल होना है जिस पर झारखंड की स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों में हलचल साफ देखने को मिल रही है। 81 में से 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों के नाम पे आरक्षित है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार सभी आरक्षित सीटें हार चुकी है। अब बीजेपी इन सीटों पे कब्जा करने को लेकर कौन सी राजनीति तैयार करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी के बड़े नेता अपने नेतृत्व में कई बैठकें कर रहे हैं। वहीं ब्लॉक स्तर पे लोगों को बीजेपी में भी शामिल किया जा रहा है ताकि चुनावी घमासान को थोड़ा आसान किया जा सके। दूसरी ओर झारखंड के वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जेल से जमानत पे बाहर है। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही झारखंड के बागडोर को अपने हाथों में ले लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। जब जेल से निकलकर अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे थे, उस वक्त हेमंत सोरेन ने दहाड़ते हुए कहा था कि चाहे चुनाव कल ही करवा दिया जाए, तब भी जीत उनकी ही होनी है। अब बात की जाए बाबूलाल मरांडी की, तो अभी तक कुछ बड़ा कमाल उनके कार्यकाल में देखने को नहीं मिल पाया है। लेकिन बाबूलाल मरांडी आदिवासियों की दृष्टिकोण में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि राज्य की जनता ने इनके ही सिर राज्य के पहले मुख्यमंत्री का ताज बांधा था। हालांकि उस वक्त बाबूलाल बीजेपी में शामिल नहीं थे। वह झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी का संचालन कर रहे थे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा ने झारखंड की सभी 81 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। आजसू पार्टी के साथ सीटों का तालमेल कर संयुक्त रूप से एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव परिणाम के अनुभव से सीख लेते हुए बीजेपी ने कई ऐसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे उसे फायदा होने की उम्मीद है। मिशन झारखंड के तहत पार्टी ने महिला और युवा वोटरों को साधने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं, जो आने वाले समय में शुरू हो जाएंगे। रांची दौरे पे पिछले दिनों आए झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी की महिला और युवा मोर्चा के साथ बैठक कर उन्हें विशेष होमवर्क दिया था, जिसके बाद से दोनों मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। मिशन झारखंड के तहत चुनावी रण को जीतने के लिए झारखंड बीजेपी अपने कई बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक ट्राइबल सीटों को अधिक से अधिक जीतने के लिए बीजेपी अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, जेबी तुबिद जैसे बड़े नेताओं पे दाव लगाने की तैयारियां में है। पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजेपी प्रवक्ता जेबी तुबिद कहते हैं कि जो बड़े छवि के नेता हैं और जिनका स्वच्छ छवि है, ऐसे लोगों को पार्टी जरूर मौका देगी। पिछले विधानसभा चुनाव में एसटी सीटों पे निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद इस बार के लोकसभा चुनाव में भी हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। बहरहाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को बीजेपी अंतिम रूप देने में जुटी है, जिसमें हर सेक्टर को टटोला जा रहा है। महिला और युवा के बाद बीजेपी का विशेष फोकस ट्राइबल क्षेत्र में है, जहां उम्मीदों के अनुरूप बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में मत नहीं पड़े हैं। ऐसे क्षेत्रों में डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति बनाई गई है।
विधानसभा की 81 सीटों में 28 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि 44 सामान्य और 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ट्राइबल की 28 सीटों में 26 इंडिया गठबंधन के पास है, जबकि 2 सीट भाजपा के पास खूंटी और तोरपा का है। इस तरह से सत्ता की चाबी जनजाति सीट है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जनजातीय सीटों पे जबरदस्त वोट मिले थे, जिस वजह से संताल परगना में आरक्षित सभी 7 अनुसूचित जनजाति सीटों पे जेएमएम का कब्जा हो गया था। शायद यही वजह है कि बीजेपी का विशेष फोकस एसटी सीटों पे ही है। पूर्व मंत्री सरयू राय झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला करने की तैयारियां में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुणाल सारंगी से गोपनीय मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कुणाल के जल्द ही सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा में शामिल होने की संभावना है। सरयू राय ने कुणाल को बहरा गोड़ा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। कुणाल ने अपनी राजनीतिक सफर झामुमो से शुरू किया था। 2014 में झामुमो के टिकट पे बहरा गोड़ा से विधायक चुने गए थे। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पे हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बता दें कि 10 जुलाई को बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पे मतदान हुआ था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा सीटों पे 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन उपचुनावों में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी केवल 2 सीटों पे ही जीत हासिल कर सकी है, जबकि कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती है। जालंधर की सीट पे आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट निर्दलीय के खाते में गई है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह की जीत के महीने भर पहले ही पूर्णिया संसदीय सीट से पप्पू यादव निर्दलीय जीते थे। सुमित सिंह के बाद बिहार विधानसभा में शंकर सिंह दूसरे निर्दलीय विधायक होंगे। रुपौली विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के तहत ही आता है, यानी पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय पप्पू यादव एमपी बने तो अब शंकर सिंह निर्दलीय विधायक बन गए हैं। पूर्णिया को निर्दलीय पप्पू यादव पसंद आए। पूर्णिया जिले के ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पब्लिक ने निर्दलीय शंकर सिंह को पसंद किया है। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में जनता ने एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा और इंडिया ब्लॉक की ओर से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को नकार दिया है। रुपौली उपचुनाव में भी यही स्थिति रही। एनडीए समर्थित जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल और इंडिया ब्लॉक द्वारा समर्थित आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को किनारे कर लोगों ने निर्दलीय शंकर सिंह को तवज्जो देने का काम किया है। बिहार की सियासत में आगे भी अगर इसी पैटर्न पे लोग वोट करते हैं तो पूर्णिया उसका आधार बिंदु साबित होगा। बिहार में एकमात्र निर्दलीय विधायक अभी तक सुमित सिंह थे, अब शंकर सिंह दूसरे निर्दलीय विधायक बन गए हैं। वैसे भी माना जाता है कि मजबूत दलीय या गठबंधन के उम्मीदवारों को हराकर किसी निर्दलीय का जीतना सामान्य बात नहीं होता है। निर्दलीय के जीत का साफ मतलब है कि दल या गठबंधन के बजाय लोगों ने उम्मीदवार को पसंद किया है। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कौन सी जुगत नहीं भिड़ाई। पप्पू यादव का जनाधार देखकर तेजस्वी यादव की घबराहट तो ऐसी बढ़ गई थी कि उन्होंने एनडीए को वोट देने के लिए अपील कर दी थी। इसके बावजूद आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। यही नहीं, बीमा के अपने विधानसभा क्षेत्र रुपौली में भी लोगों ने उन्हें नकार दिया। जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को वहां से बढ़त मिली है। बीमा भारती के लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद अब उनके राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठने लगा है। अति पिछड़ा बहुल इलाके में किसी स्वर्ण की जीत से आरजेडी को भी यह समझ जरूर आ गई होगी कि बीमा भारती पर अब आगे दांव लगाना खतरे से खाली नहीं है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीमा भारती को आरजेडी अगर टिकट से वंचित कर देती है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनके लिए नीतीश कुमार से पंगा लेना महंगा सौदा साबित हुआ है। बीमा भारती दोनों चुनाव में न अपने जीत पाई और न जेडीयू को ही जीत का स्वाद चखने दिया। दो के झगड़े में तीसरे को बाजी मारने का मौका मिल गया है। शंकर सिंह एक बार लोजपा के टिकट पे विधायक रह चुके हैं। समझौते में इस बार लोजपा को मौका नहीं मिला तो वे निर्दलीय लड़ गए। राजपूत जाति से आने वाले शंकर सिंह की जीत इसीलिए उल्लेखनीय है कि रुपौली में पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का वर्चस्व है। अगर उनकी जीत हुई है तो यकीनन एनडीए के वोट भी उन्हें मिलेंगे।
महज 8,000 से कुछ अधिक वोटों से पीछे छूट गए जेडीयू के कलाधर मंडल ने भी महत्वपूर्ण संकेत छोड़ा है। यह कि जेडीयू की पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों पे पकड़ अब भी बरकरार है। कलाधर ने चुनावी लड़ाई में मजबूती से मुकाबला किया है। हाँ, आरजेडी के लिए अवश्य इसका संकेत शुभ नहीं है। जाति सर्वेक्षण, आरक्षण और सरकारी नौकरियां देने का लॉलीपॉप दिखाकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव दलित पिछड़ी जातियों का दिल नहीं जीत पाए हैं। बहरहाल शंकर सिंह की जीत के साथ ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या वे सुमित सिंह की तरह नीतीश के साथ रहेंगे या फिर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का हिस्सा बनकर विधानसभा में पार्टी का खाता खोलेंगे। उनके जन स्वराज पार्टी के साथ की संभावना इसीलिए जताई जा रही है कि प्रशांत किशोर ने उनका समर्थन किया था। जेडीयू के साथ रहने की उम्मीद इसीलिए दिखती है कि अमूमन निर्दलीय सत्ता के साथ ही चिपके रहे हैं। वैसे भी शंकर सिंह उसी लोजपा के विधायक रहे हैं जो आज एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।